हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th फिजिक्स का एक नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज चूंकि उसका पहला लेक्चर है तो आज हम लोग बेसिक जानकारी लेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि आखिर करंट है क्या, यह किस तरह से प्रवाहित होता है, इसका मात्रक क्या है, इसका डायमेंशन क्या है। ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर करंट है क्या। करंट, विद्युत धारा। करंट, विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी या सीधे करंट विद्युत धारा है क्या। तो आप लोग क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक बार फिर से क्या कहते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करेंट। रेट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज with respect to time is known as current। और इसको बेसिकली हम लोग या तो कैपिटल आई से करते हैं रिप्रेजेंट, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या तो कैपिटल आई से या स्मॉल आई से। ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्या, क्यू बाई टी। ठीक है ना। अगर टी टाइम में क्यू धारा प्रवाहित हो रहा है तो आई का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी यानी कि चार्ज बाई टाइम। अब क्योंकि करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको जब हम मेजर करेंगे तो मेजर करके उसका कुछ ना कुछ यूनिट डालेंगे, इकाई डालेंगे। तो इसका जो एस आई यूनिट होता है करंट का, एस आई यूनिट, वो आपका क्या होगा, तो देखिए एक हो गया क्या, कुलाम, चार्ज के लिए कुलाम, और टाइम के लिए क्या, सेकेंड, यानी कि कुलाम पर सेकेंड। और एक जो कि इंपॉर्टेंट है वो क्या, एम्पियर। ये करंट का ही एसआई यूनिट है। और एम्पियर ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है कि यह बेस यूनिट है। 7 बेस यूनिट जो कि आप लोग पढ़ के पहले भी पढ़े हुए हैं क्लास 9th में, क्लास 11th में। तो उन 7 बेस यूनिट्स में एक बेस यूनिट एम्पियर भी है जो कि किसके लिए है, करंट के लिए है। तो चलिए ये एस आई यूनिट इसका विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, तो कूलाम पर सेकेंड और एम्पियर। अब इसका डायमेंशन क्या, इसका डायमेंशन, तो करंट का अगर डायमेंशन निकालना हो तो ये फॉर्मूला देखिए हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं क्या, कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना हो और उसका फॉर्मूला अगर हम लोगों को मालूम हो तो आसानी से डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आई इज इक्वल टू हम लोगों के पास है क्या, क्यू बाई टी। ठीक है। तो जब आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है तो क्या हो जाएगा आपका, आई का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या, क्यू का डायमेंशन बाई टाइम का डायमेंशन। अब एक तो क्या है कि बेस यूनिट है और डायमेंशन हम लोग बेस यूनिट में ही लिखते हैं और इसका डायमेंशन ए होगा, मगर थोड़ा सा हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में चार्ज के लिए, आवेश के लिए डायमेंशन लेके चल चुके हैं क्या, तो क्यू का डायमेंशन ए टी और बाई टाइम, टाइम का डायमेंशन टी। ये और ये कैंसिल आउट अगर होगा तो क्या हो जाएगा आपका ए। यहां से भी हालांकि आके ए टी भी ए मान करके ही आया हुआ था करंट का डायमेंशन, तो इसीलिए इतना ना करके सीधे हम लोग क्या कहेंगे कि आई का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ये लेके चल देते हैं, इसको हटा दे रहे हैं।
तो आई का डायमेंशन क्या, तो ए। ठीक है। अब इसके बाद कि आखिर करंट कौन सी राशि है, कौन सा क्वांटिटी है, क्या वह स्केलर क्वांटिटी है, क्या यह वेक्टर क्वांटिटी है। तो आइए हम लोग देखते क्या है कि करंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं, मेजर करते हैं। 2 एम्पियर का करंट है, 5 एम्पियर का करंट है, 10 एम्पियर का करंट है, मेजर कर सकते हैं। मतलब क्या कि करंट में अपना मैग्नीट्यूड है, प्लस क्या कि करंट में डायरेक्शन भी है कि आखिर करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसको क्या होना चाहिए, एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। पर करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं क्या कि अगर हम लोग एक तार लेते हैं, तार ले लिए और दो तार और यहां पर एक तार ले लिए, ठीक है। सपोज कीजिए क्या कि ये वाले वायर से 7 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और ये वाले वायर से इधर की ओर 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और दोनों वायर के बीच में एंगल है आपका 15 डिग्री। तो तीसरे वाले एंगल में अगर करंट का वैल्यू मेजर करना हो तो सीधे क्या करेंगे हम लोग कि इधर से 7 जा रहा है, इधर से 10 जा रहा है, दोनों कंबाइंड होकर के इस वायर में कितना बहने लगेगा, तो 17 एम्पियर। फिर एक दूसरा केस ले रहे हैं क्या कि सपोज कर लीजिए क्या कि यही एक करंट है, इसमें 7 एम्पियर और एक जस्ट परपेंडिकुलर वायर है जिसमें कि आपका 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। यानी कि दो वायर में करंट फ्लो हो रहा है 7 एम्पियर और 10 एम्पियर का रेस्पेक्टिवली, और दोनों वायर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ऐसे स्थिति में हमारे पास जो यहाँ पर रिजल्टेंट अगर ये कनेक्टेड कर दिया जाए एक और तार, तो इसमें भी अगर करंट का वैल्यू मेजर करना हो तो एंगल पर ध्यान न देते हुए 7 और 10 यानी क्या 17 एम्पियर का ही करंट हम लोगों को मिल पाएगा। तो यानी क्या कि अगर दो तार के बीच में 15 डिग्री है तब भी रिजल्टेंट 17, दो तार के बीच का एंगल 90 डिग्री है तब भी रिजल्टेंट 17। मतलब क्या कि यहाँ पर जो करंट की वैल्यू एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा, और एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा मतलब क्या कि वह पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर में जब आप पढ़ रहे थे एंगल पर डिपेंड कर रहा था। तो जब वो एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा मतलब कि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा। जब फॉलो नहीं कर रहा मतलब ये तो कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी तो होगी नहीं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो इन सारे लॉ को फॉलो करती है। तो क्या हो जाएगा ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी। तो हम कह सकते हैं क्या कि आपका करंट जो है, करंट क्या है, तो इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, कि करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो क्या देखें हम लोग कि करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा है क्या, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई और स्मॉल आई से। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। उसके बाद एस आई यूनिट इसका क्या हो जाएगा, तो एस आई यूनिट जो होगा उसका तो एक हो जाएगा आपका कूलाम पर सेकेंड, क्यू चार्ज के लिए कूलाम और टाइम के लिए सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड। और दूसरा क्या, तो एक एम्पियर, जो कि एक साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पर जो है यहाँ पर रख दिया गया कि करंट का ऐसा यूनिट क्या, एम्पियर। और यह 7 बेस यूनिट्स में से एक बेस यूनिट्स है, ठीक है ना, एक बेस यूनिट है। दूसरा क्या, हम लोग जानते हैं कि इसका डायमेंशन, तो चूंकि एम्पियर बेस यूनिट है तो इसका डायमेंशन भी हम लोग ए ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या, तो करंट क्या है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है। और क्यों स्केलर क्वांटिटी है, तो क्योंकि यह एंगल पर डिपेंड नहीं करता, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, पर करंट का जो वैल्यू है वो एंगल पर डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या कि वह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, चाहे वो ट्रायंगल लॉ हो चाहे पैरेललोग्राम लॉ हो, उसको फॉलो नहीं करता है। इसीलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला जो आया हुआ है आपका करंट का,
तो इस फॉर्मूला को यह मान के लिया गया हुआ है क्या कि करंट जो है वो एकदम यूनिफॉर्मली जो क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, चार्ज यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है। पर सपोज किया जाए क्या कि अगर चार्ज एक समान रूप से अगर फ्लो नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्मली फ्लो नहीं कर रहा है, तो करंट भी यूनिफॉर्मली फ्लो नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोगों को करंट मांगा जाए तो हम लोगों को कैसे निकालना होगा कि एक पार्टिकुलर टाइम पे, अच्छा हाँ ये फ्लो कर रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, हाँ 4 सेकेंड पर आप करंट बताइए। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि एट अ पार्टिकुलर टाइम अगर करंट का वैल्यू निकालना हो तो वो करंट कौन सा होगा, इंस्टेंटेनियस करंट, तात्क्षणिक धारा। और दूसरा क्या, तो दूसरा की सपोज कर लीजिए कि धारा तो एक समान से फ्लो हो नहीं रहा है। जब धारा एक समान फ्लो से नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल का करंट बताएंगे कि 0 से 3 सेकेंड के बीच में कितनी धारा प्रवाहित हुई। तो वहां पर हम लोगों को जो निकालना होगा वो क्या होगा कि एवरेज करंट। तो चलिए अब हम लोग दो टर्म जो मिला हुआ है, एक क्या इंस्टेंटेनियस करंट और दूसरा क्या एवरेज करंट, इसके बारे में जानते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए एवरेज करंट, औसत धारा, अब ये क्या है, तो जैसे क्या कि आप लोग कहते हैं ना कि औसत चाल निकालिए, तो क्या हो जाएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया गया कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, तो ये क्या हो जाएगा औसत चाल। ठीक उसी तरह से अगर औसत धारा का अगर वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो क्या कहेंगे कि किसी भी चालक तार में प्रवाहित किसी एक निश्चित समय अंतराल में कुल आवेश बटा वह निश्चित समय अंतराल के बीच का एक लेंथ। दो टाइम जैसे 0 से 2 सेकेंड मतलब कितना सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 से 8 सेकेंड मतलब कितना सेकेंड, 3 सेकेंड। तो ये टाइम इंटरवल यानी कि टोटल चार्ज फ्लो डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये जो वैल्यू है वो आपको क्या देगा, औसत धारा। तो क्या कहेंगे हम लोग, औसत धारा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा कि टोटल चार्ज फ्लो बाय टोटल टाइम टेकन। अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज फ्लो को तो डेल क्यू बाई डेल टी, या सपोज कर लीजिए कि टी टू टाइम में Q2 चार्ज फ्लो किया और T1 टाइम में Q1 चार्ज किया। इसका मतलब क्या कि T1 से T2 के बीच में कितना चार्ज फ्लो किया हुआ है, तो Q2 माइनस Q1। एक बार फिर से कि 0 टाइम पर 0 चार्ज, चलिए आगे T1 टाइम पर Q1 चार्ज फ्लो हो चुका है, फिर और बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या T2 टाइम पर कितना चार्ज फ्लो हो सकता है, तो मान लेते हैं क्या Q2। तो अब अगर पूछा जाएगा क्या कि T1 टाइम से T2 के बीच में कितना चार्ज फ्लो किया, तो Q2 माइनस Q1 और डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लिया, तो T2 माइनस T1 यानी क्या 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, 4 सेकेंड से 5 सेकेंड मतलब क्या 5 - 4 ऐसे करके ये। तो ये जो वैल्यू है आपका, ये फॉर्मूला कह लीजिए, ये किसका वैल्यू देगा, तो औसत धारा का वैल्यू देगा। फिर उसके बाद क्या, तो तात्क्षणिक धारा, इसको हम लोग फिर से न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करेंगे उसमें समझेंगे। फिलहाल अभी देख रहे हैं क्या कि आखिर तात्क्षणिक धारा इंस्टेंटेनियस करंट किसको कहते हैं। तो पहले आते हैं हम लोग क्या
इंस्टेंटेनियस करंट, तात्क्षणिक धारा। ठीक है ना, ये क्या है, तो किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर, क्योंकि देखिए क्या कि करंट का वैल्यू अगर फिक्स है तब तो वही करंट हर समय फ्लो होता रहेगा। 1 सेकेंड पर 2 सेकेंड पे अगर करंट का वैल्यू बताया जाए तो उतना होगा, मगर करंट का वैल्यू अगर वेरिएबल हो, यानी कि अगर करंट का मान ऊपर नीचे हो रहा हो, तो उस कंडीशन में अगर हम कह दे क्या, अच्छा बताओ तो 5वें सेकंड में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वो जो आंसर आएगा वो आंसर क्या कहलाएगा आपका, तात्क्षणिक धारा, इंस्टेंटेनियस करंट। यानी क्या, तो करंट एट अ पार्टिकुलर टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट। तो करंट एट अ पार्टिकुलर टाइम इज known as इंस्टेंटेनियस करंट। और इसके लिए आपका जो फॉर्मूला होगा आई इंस्टेंटेनियस का, ये था आपका आई एवरेज का। ठीक है, और ये क्या, आई इंस्टेंटेनियस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन से, कि डी क्यू बाई डी टी। आई इंस्टेंटेनियस बराबर क्या, तो डी क्यू बाई डी टी, ये होगा आपका इंस्टेंटेनियस का। ठीक है ना, इसको हम लोग अभी फिर से न्यूमेरिकल के द्वारा समझेंगे, तब तक में इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग अब एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, कि सपोज कीजिए क्या कि एक वेरिएबल चार्ज, ठीक है ना, वेरिएबल चार्ज का फंक्शन है Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। यह टाइम के रेस्पेक्ट में चार्ज का एक फंक्शन दिया हुआ है टाइम के टर्म में। अब इस फंक्शन के लिए आपको क्या निकालना है, तो फाइंड आई एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। मान लीजिए क्या कि इस तीसरे सेकेंड पर आई का वैल्यू, मतलब क्या मांगा जा रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू। फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या दिया हुआ है फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस करंट का, डी क्यू बाई डी टी। और दूसरा इसी में अगर कह दिया जाए क्या कि फाइंड आई एवरेज बिटवीन क्या, तो बिटवीन 0 to 3 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड के बीच में कितनी औसत धारा प्रवाहित हो रही है या हुई है, अगर उसको कैलकुलेट करना है तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा आपका, तो फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए डेल क्यू बाई डेल टी। ठीक है ना, तो चलिए इसको सोल्व कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर आंसर। हमारे पास देखिए क्या, आई इंस्टेंटेनियस का एक फॉर्मूला है क्या, तो डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। चलिए डी बाई डी टी, और क्यू, क्यू क्या दिया हुआ है आपका, कौन सा फंक्शन है, तो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो चलिए ये फर्स्ट टर्म का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा आपका 2t, क्यों, तो देखिए x टू दी पावर n, अगर उसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, n
x टू दी पावर n-1, यानी कि जो पावर है वो पीछे आ जाता है और पावर फिर एक कम हो जाता है डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ भी पावर आपका पीछे आ गया, 2 पीछे आ गया और एक पावर कम हो गया, तो 2 पावर था, एक पावर कम मतलब 1 हो गया। फिर आगे प्लस क्या, तो 3 इंटू इस पे कुछ नहीं तो एक पावर पीछे आएगा और उसके बाद क्या, टी पर एक पावर कम हो जाएगा, तो एक तो था ही, एक कम होगा मतलब टी पे पावर 0, और टी पे पावर 0 का मतलब क्या, 1, तो चलिए 1। फिर क्या, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, तो ये फाइनली कितना हुआ आपका, तो 2t प्लस 3। ये आ गया क्या, इंस्टेंटेनियस करंट का एक एक्सप्रेशन टाइम के टर्म में, टी के टर्म में। अब क्या मांगा जा रहा है आपसे, तो आपसे मांगा जा रहा है करंट का वैल्यू, आई इंस्टेंटेनियस का वैल्यू एट टी इज इक्वल टू क्या, 3 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर आई लिख दिए हैं, इंस्टेंटेनियस नहीं लिखे हुए हैं, मगर समझना है क्या कि एक पार्टिकुलर टाइम 3 सेकेंड पे मांगा जा रहा है, यह इंस्टेंटेनियस करंट ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 3 सेकेंड पर निकालते हैं, इसीलिए क्या कि आई एट टी बराबर 3 सेकेंड, तो जहां जहां टी है वहां पर 3 पुट कर दे रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3, यानी कितना, 3 2 जा 6 और 6 और 3 9 एम्पियर का करंट उस पार्टिकुलर टाइम कितना, तो टी बराबर 3 सेकेंड पर फ्लो होगा। चलिए एक तो निकल गया, कौन सा, तो आई इंस्टेंटेनियस। चलिए ये आपका आई इंस्टेंटेनियस 9 एम्पियर आ चुका है। अब हम लोग इसी में सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका, तो आई एवरेज का वैल्यू निकालना है, कितने से कितने के बीच में, तो 0 से 3 सेकेंड के बीच में। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। तो आई एवरेज का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा हमारा फॉर्मूला, तो Q2 माइनस Q1, चाहे स्मॉल Q1 लिख सकते हैं यहाँ पे, बाई क्या, तो T2 माइनस T1। अब यहाँ पर Q2 क्या है, तो Q2 कितना समय, तो समय है आपका T1 है 0 सेकेंड, T2 है 3 सेकेंड, तो T2 यानी क्या 3, तो जहां जहां आपका Q में T है वहां पर पहले क्या रख दें, 3 रख देंगे, तो ये दे देगा आपका क्या कि Q पहले 1 मतलब कि 0 पर, तो Q 0 का वैल्यू, फिर क्या 2, Q2 2 क्या, कितना सेकंड है, 3 सेकंड, तो 0 सेकंड पर पहले अगर निकालते हैं तो जहां t है वहां 0 रख रहे हैं, तो टी स्क्वायर मतलब क्या, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 1 यानी कितना, 1 कूलाम, यानी कि 0 सेकेंड पर 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो चुका था, जो मतलब एक लिया गया स्केल। फिर क्या 3 सेकेंड पे कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो 3 सेकेंड पे चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 3 इंटू 3 यानी कि 9 प्लस क्या 1 यानी कि 18 1 19, तो क्या हो जाएगा Q2 मतलब कि दूसरा टाइम क्या था 3 सेकेंड। देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पर 1 इंडिकेट कर रहा है पहला टाइम, 2 इंडिकेट कर रहा है दूसरा टाइम, कि पहला टाइम से टाइम के बीच में, और यहाँ पर हम लोग निकाले हुए Q0 मतलब पहला क्या है 0 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन में आपका 0 से 3 सेकेंड, तो पहला टाइम क्या है 0 सेकेंड और दूसरा टाइम क्या है 3 सेकेंड। तो देखिए तो कि पहला टाइम यानी कि 0 सेकेंड पे कितना चार्ज फ्लो हुआ है 1 कूलम, तो पहला टाइम पे 1 कूलम माइनस पहले, दूसरा टाइम क्या है 3 सेकेंड पे कितना कूलम, तो 19 बाई, दूसरा टाइम क्या था 3 सेकेंड, पहला टाइम क्या था 0, इसमें हम सोल्व, तो 19/3 मतलब क्या, सोल्व करेंगे तो 6 तिया 18.33 एम्पियर। यह जो वैल्यू होगा ये आपका क्या कहलाएगा, आई एवरेज, ठीक है ना, आई एवरेज का वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम लोग अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में 1 सेकेंड में 6 इंटू 10⁻15 टाइम्स 10⁻15 बार घूमता है, तो उत्पन्न धारा का मान बताए। तो देखिए क्या कि अगर कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पर खड़े रहें ए पोजीशन पर, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ में 1 सेकेंड में यूनिट टाइम में कितनी बार घूम लिया, इतना बार। तो देखिए हम लोग क्या देखेंगे, ये 1 बार घूमा, 2 बार घूमा, 3 बार घूमा, 4 बार घूमा। तो अगर हम हर बार हर अलग अलग इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें तो क्या देखेंगे कि 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन पार हुआ। तो चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इतने टाइम्स तक पार हो रहा है, यानी कि 6 इंटू 10⁻15 टाइम्स वो क्रॉस किया हमको, मतलब क्या हम क्या फील कर सकते हैं कि 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन पार किया। ठीक है, तो चलिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू होता है क्या, क्यू बाई क्या टी, क्यू बाई टी। अब कितना इलेक्ट्रॉन पास किया है, तो 6 इंटू 10⁻15 इतना इलेक्ट्रॉन पास किया। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और डिवाइड बाई ये कितने टाइम की घटना है, 1 सेकेंड में ना, 1 सेकेंड में ना इतना घूम रहा है, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन पार कर गया या इतनी टाइम्स घूमा, मतलब कि टाइम की जगह पे कितना 1। अब अगर इसको सोल्व कर दें तो हमारा करंट का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1.6 इंटू 6, 16×5 = 80, 16×6 = 96, यानी क्या 9.6 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, इतनी विद्युत धारा की प्राप्ति होगी इस इलेक्ट्रॉन के 1 सेकेंड में इतना टाइम्स सर्कुलर पाथ में घूमने पर। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू।